Hello dear students, my name is Avinash Kishore. Your avian sir is present again with the second lecture of crash course modern physics. ठीक है, पहले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या मॉडर्न है, क्या डिफरेंट है वो क्लासिकल फिजिक्स से। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उसके कंक्लूजन निकाले, ग्राफ वगैरह देखा और सारी बातें हमने की, जिससे पता चला कि फोटॉन्स की एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, ठीक है, वो फोर्स लगा सकता है, प्रेशर डेवलप कर सकता है, सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में किया था। ठीक है, उसी लेक्चर को थोड़ा सा एक टॉपिक कंटिन्यू करके बढ़ते हैं, वो है मैटर वेव। मैटर वेव मतलब कोई भी एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे वही हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, मैटर वेव को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, h बाई लैम्डा। सही है, तो यहां से आप मैटर के साथ जो वेवलेंथ है उसको एसोसिएट कर सकते हो। कैसे, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो अगर कोई पार्टिकल के सब पास वेवलेंथ है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो उसको समझते हैं कि अगर आप नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे एक 1 kg का बॉल है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसको आप फेंक रहे हो तो इसकी वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएटेड कितना है वो निकालना है। तो h की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास कितना है 1 और ये कितना है 50। ठीक है, ये हो गया। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये लगभग 10⁻, इसको अगर ऑर्डर निकालते हैं तो 10⁻, लगभग 33 या 30 के आसपास आएगा। मैं 34 ही ले लेता हूँ, चलो 34 ही ले लेता हूँ, इतना मीटर। समझ पा रहे हो, विच इज़ वेरी लेस। तो ये हमारे आंख बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा और ये बता नहीं पाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड है। ठीक है, लेकिन यही अगर सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हो, फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर वेलोसिटी c बाई 137 है मीटर पर सेकेंड, c का मतलब समझ रहे हो, 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड बाई 137 ये है। ठीक है, और मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का मास ले लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये है। तो अगर इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखो, इस जगह पे रखोगे तो वेवलेंथ जो है वो निकल के आएगा समथिंग 10⁻10, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सब एटॉमिक पार्टिकल पे ये बात बिल्कुल विजिबल होगा कि उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है। तो यही बात मैं मॉडर्न फिजिक्स में कर रहा था कि वो डिफरेंट क्यों है क्लासिकल फिजिक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे वेव नेचर भी आ गया पार्टिकल के साथ। ठीक है, और फोटोन जो लाइट को हमने वेव की तरह ट्रीट किया था वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, वो फोर्स लगा रहा है। देखो रेडिएशन प्रेशर हमने डेवलप किया वो फॉर्मूला। तो यही सब बातें डुअलिटी है यहाँ पे, है ना। एक ऑब्जेक्ट अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो कल को वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, और अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो सारी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है ना, ये सारी बातें हमें आनी चाहिए। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर नोट करके लिख देता हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें चार्ज कितना होता है, -e होता है। इसको अगर आप एक्सेलरेट करवाएं, दैट इज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस v लगा दें, तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो या इसकी टोटल एनर्जी बोल सकते हो, वो कितना आएगा, E टाइम्स v। ठीक है, अच्छा, हमने मैकेनिक्स में ये पढ़ रखा है कि मोमेंटम क्या होता है,
अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये पता है कैसा है, जल्दी से बता देते हो कैसे करना है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। तो यहां से v को क्या लिख सकते हो, तो 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m का अंडर रूट इक्वल्स टू v। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, mv। तो v की वैल्यू यहां रख दो, तो 2 काइनेटिक एनर्जी का रूट बाई m। ठीक है, इसको ले जाते हैं अंदर, तो इसको ले जाना अंदर का मतलब अंदर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखो कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम का ये भी फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर यहां रखा जाए तो वेवलेंथ क्या आ जाएगा, देखो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h बाई लीनियर मोमेंटम। अब p की वैल्यू रख दो, तो h बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो चार्ज होगी वो E होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने V लगाया, तो फॉर इलेक्ट्रॉन पहले यहां लिख देता हूं h बाई 2m EV अगर इलेक्ट्रॉन है तो, अदरवाइज इसको Q लिख देते हैं जनरलाइज में, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए मास फिक्स है, चार्ज फिक्स है, 2 फिक्स है, h फिक्स है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन इफ यू सॉल्व, देन लैम्डा कम्स आउट टू बी रूट अंडर 150 बाई v इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो आपको बार बार इतने सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा 12.27 बाई रूट v। ये किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर। फॉर प्रोटॉन अगर करें, फॉर प्रोटॉन तो यही लैम्डा क्या निकल के आएगा, 0.286 बाई रूट v, सॉरी इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंट्स या फिर प्रूव करने के लिए या रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए तो आप वेवलेंथ को ऐसे कंपेयर करोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो है एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था मैटर वेव, मतलब किसी भी मैटर में अपनी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, उसको हमने पीछे जो रिजल्ट है उसके साथ कंबाइन करके डिराइव किया। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है अगर लिख दिया जाए, देखो एक और बात बताता हूं, इस वेवलेंथ का नाम क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ये है ना, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहने का मतलब है h बाई मोमेंटम करना है हमें। ठीक है, इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ये बना था। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक एटम। चलो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है काफ़ी डिटेल में, तो मैं केवल ब्रीफिंग करूंगा और जितने फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स की ज़रूरत है उतना ही मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट एटम्स के अपने अपने स्ट्रक्चर का पोस्टुलेट दिया गया। ठीक है, सबसे पहले थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल आया, उसने क्या बोला कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में नेगेटिवली चार्जेस एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। जैसे एक वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन में जो सीड्स हैं वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और जो जितना रेड पोर्शन है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो प्रूव नहीं हो पा रही थी, तो ये मॉडल भी फेल हो गया। ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने एक मॉडल तैयार किया, तो रदरफोर्ड से थोड़ी डिस्कशन चालू करते हैं। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, इसने क्या किया उसको समझते हैं। उसने गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड फॉइल था, और इधर से अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल मतलब समझते हैं,
अल्फा होता है पॉजिटिवली चार्ज डबली आयनाइज हीलियम आयन, इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व हुआ सो देखो, मैक्सिमम जो है वो अनडिविएटेड चले गए, ऐसे आर पार हो गए, कुछ ऐसे रास्ता बिल्कुल टर्न हो गया, और कुछ का क्या है बिल्कुल रिट्रेस हो गया। बहुत ही कम ऐसे थे जो रिट्रेस हो गए, अपने पाथ में वापस आ गए। ठीक है, तो इसमें देखो अपने पाथ से इसमें डिविएशन हो रहा है, एंगल में टर्न हो रहा है ना, थीटा एंगल में टर्न हो रहा है। तो इसको ऑब्जर्व किया गया, तो ये जो डिविएशन आ रहा था थीटा एंगल से, ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस थीटा का अगर ग्राफ बनाया जाए, थीटा एंगल में कितने पार्टिकल्स डिविएट हुए हैं, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ आता है। एक्चुअली देखा जाए तो वो साइन थीटा के 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। ठीक, अब ये इस चीज का कंक्लूजन क्या क्या निकला वो समझते हैं कि देखो मैक्सिमम जो है वो आर पार हो जा रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस जो एटम के अंदर का है वो खाली है, एक कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन कि अगर वो ऊपर जा रहा है ना, कि थीटा एंगल पे ऐसे टर्न हो रहा है, इसका मतलब एटम्स के अंदर इसमें क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो अगर दो अलग अलग डिविएशन आ रहा है, इसका मतलब कुछ नेगेटिव चार्ज भी अंदर है और कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, रिट्रेस कर गया, इसका मतलब सेंटर का जो पॉइंट है वो बहुत ही हार्ड है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहीं से वो कोलाइड करता है, वो रिट्रेस कर जाता है, और एक्चुअली वही पॉजिटिवली चार्ज है जो रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि अंदर में जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो न्यूक्लियस का साइज एटम्स के साइज के मुकाबले काफी, न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है, तो एटम जो है वो काफी बड़ा है ना, लगभग अर्थ के रेडियस से भी बड़ा हो जाएगा, 10⁵ के ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के कंपेरेबल रेडियस ऑफ एटम को कंपेयर किया जाए तो, या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के कंपेरेबल पूरे एटम का साइज कंपेयर किया जाए तो वो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटी मिलेगी। ये सब कंक्लूजन निकला, मैं सारी बातें नहीं लिखा रहा क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसके मॉडल से और क्या क्या कंक्लूजन निकला वो समझते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है सेंटर पे, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें एक नेगेटिवली चार्ज है जगह इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे घूम रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है ना, तो इसके मॉडल से प्रॉब्लम ये हुआ कि ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। देखो ये सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेटेड हो गया, और एक्सेलरेटेड हो गया तो रेडिएशन निकलेगी बाहर अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी, तो ईएम थ्योरी क्या कहता है कि अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो तो उससे रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। तो रेडिएशन अगर बाहर निकलेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो इसकी रेडियस भी कम हो जाएगा, फिर वो छोटे रेडियस में घूमने लगेगा, फिर और रेडिएशन निकलेगा तो और छोटे रेडियस में घूमने लगेगा, फिर अल्टीमेटली वो जाकर कोलाइड कर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड मॉडल यहां पर फेल हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स emit रेडिएशन। ठीक है, और इसी रेडिएशंस के कारण रेडियस छोटी होनी चाहिए और अल्टीमेटली जाके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाना चाहिए, बट दिस डज नॉट हैपन। तो दिस इज द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर को दूर करने के लिए बोर मॉडल आया, और बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो रदरफोर्ड के मॉडल को भी उसने कुछ मैक्सिमम उसने उसको स्टडी किया, और फिर उसमें जो कमी थी उसको अपने पोस्टुलेट से उसको फिल करके प्रेजेंट किया, और वो एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है, तो बोर मॉडल की बात करते हैं, टेकिंग रदरफोर्ड मॉडल एज द बेसिस। ठीक है, चलो, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब ऐसे एटम जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। तो कौन कौन से और हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हीलियम में एक ही
चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने बाहर निकाल दिया तो He+ और लिथियम में 2+ कर दो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, 3 में से आपने 2 को बाहर निकाल दिया तो बचे कितने? 1। तो इन सारे स्पीसीज के लिए जो भी आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सब ट्रू होगा, ठीक है। तो देखो उसने कहा, उसका पोस्टुलेट क्या था? बोर्स पोस्टुलेट, नंबर 1। उसने एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट। व्हाट इज अ स्टेशनरी स्टेट? स्टेशनरी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। यही उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में होगा कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा। तो स्टेशनरी स्टेट, इट इज अ स्टेट in which electrons do not radiate energy, ठीक है, जब भी वो स्टेशनरी स्टेट में होगा। तो कंडीशन क्या है भाई साहब, कैसे समझ में आएगा? तो कंडीशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट, कंडीशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। यही होना चाहिए कंडीशन, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, तब हम क्या बोलेंगे? ये स्टेशनरी स्टेट में है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब कोई रेडिएशन एमिट नहीं होगी, ठीक है। ये सब इसने एक्सपेरिमेंटली पता किया था और मैथमेटिकली ये फाइंड आउट हुआ कि h/2π ही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल को कंबाइन करके स्टेशनरी स्टेट पता करेंगे, रेडियस क्या होगा बोर और ऑर्बिट उसको बोलेंगे, वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये सारी चीजें डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये बात मैं फिर से बता देता हूँ कि फिर उसका क्या हुआ, जो रेडिएशन एक्चुअली में पॉसिबल था क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो एक्सेलरेटेड थे तो रेडिएशन होना चाहिए था। तो उसने तीसरी बात भी कही, उसने तीसरी बात ये कही कि ट्रांजिशन यानी कि रेडिएशन एनर्जी का तभी होगा जब किसी एक स्टेट से, किसी एक स्टेशनरी स्टेट से, किसी एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में वो जाएगा, तभी रेडिएशन का पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल करो, दैट इज फाइनल यानी कि वो नीचे आ रहा है ना, लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो वो रेडिएशन निकालेगा फोटोन के फॉर्म में, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? hν। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन होगी कब? जब एक ट्रांजिशन, मतलब एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे से स्टेशनरी स्टेट में ट्रांजिशन होगा, जंपिंग होगी एक से दूसरे में, तभी एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर उल्टा हो रहा है कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जा रहा है तो फिर वो एब्जॉर्ब करेगा, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मिलेगा, कई सारे लाइंस मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों में hν मिलेगा, तो यही चीज फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा नहीं होता, अगर एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में ट्रांजिशन होगा तभी एनर्जी मिलेगी। मतलब इसमें क्या होने वाला है,
इसमें ऐसे होने वाला है कि हायर से लोअर पहुंचने वाला है, ठीक है। तो इसमें से फोटोन बाहर निकलेगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लोअर से हायर जाने वाला है, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इसको एनर्जी चाहिए होगा बाहर से, तभी वो ट्रांजिशन करेगी, है ना, फाइनल ज़्यादा एनर्जी लेवल पे पहुंचेगी। ये सब कहना था बोर का। तो बोर और रदरफोर्ड मॉडल को कंबाइन करके मैथमेटिकली कुछ डिराइव करते हैं, nth ऑर्बिट, वेलोसिटी, एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सब चीज़, ठीक है। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो रेडियस के बारे में बात कर रहे थे और स्पीड के बारे में। चलिए देखिए क्या मैंने फाइंड किया यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो बोर ने भी यही बात कही, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, और यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, प्लस ZE, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया रेडियस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में लगेगा, है ना, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर की ओर, और उसके कारण इसको v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, तो उसके कारण इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी। तो आप लिखोगे mv²/r, सही है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2/r² इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या होगा, एक इक्वेशन ये होगी, और दूसरी इक्वेशन ये कहाँ से आया, ये आया है रदरफोर्ड से। बोर ने क्या बोला, बोर ने बोला कि ये तभी पॉसिबल है जब एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इंटीग्रल मल्टीपल का होगा, ठीक है। तो ये बोर से आया है ना, बोर मॉडल, बोर्स पोस्टुलेट। तो दोनों ही कंबाइन हो गए, तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन क्या करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके रेडियस और स्पीड निकालेंगे। तो मैं डेरिवेशन इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दिया जाए क्वेश्चन में और कुछ बोलेंगे कि बोर मॉडल इज वैलिड, तो कहने का मतलब है केवल mvr इक्वल्स टू nh/2π सेकेंड इक्वेशन आपको लगाना होगा, बाकी जो भी कंडीशन गिवन है वो आपको यूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने कूलम्स लॉ यूज़ किया, और कूलम्स लॉ के कारण जो फोर्स लग रहा है वो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ से मैं v को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो r और r हो गए क्या कैंसिल, तो v को क्या लिखेंगे, √ZE²/4πε0mr, समझ में आ रहा है। यहाँ से v निकाला, ठीक है, यहाँ से v निकाला। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 2, इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो। अब उसके साथ ही साथ क्या करना है, इस mv को मैं नीचे ले गया, है ना, जिसमें से v की वैल्यू मैं ये रख रहा हूँ, तो nh/2π mv, ये v हो गया है ना, ये वाला v यहाँ आ गया, करेक्ट है। अब सुनो, यहाँ रूट v है, इधर जाएगा तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ भी r है ना, r है, इस r को यहाँ से मैं हटाऊंगा तो ये कट के क्या बन जाएगा, √r बन जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया r, ये हो गया n², ये हो गया h, ये 4π² m², और ये रूट यहाँ से खत्म हो गया। तो अब इन दोनों को कैंसिल करो, देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो गए, पाई कैंसिल हो गया, 4π कैंसिल हो गया, एक m और ये m कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या चला गया, ε0 n²h²/πmze², ये हो गया r, ठीक है ना, ये r हो गया। तो इसको आप बोलोगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। इसकी डिपेंडेंसी बस देख लो, डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी किस तरह से है, 1 2 3 4 और 5, ये सारे तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो सबको वैल्यू सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा। तो डिपेंडेंसी हो गया n²/z, ठीक है। जैसे जैसे n बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगी, z बढ़ाओगे z बढ़ेगी, z बढ़ाओगे का मतलब है
कि हाइड्रोजन ना लेके आपने हीलियम प्लस ले लिया, तो वहाँ n के z के जगह क्या रखोगे 2, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, बाकी के लिए 2 होगा, ठीक है। बाकी के टर्म कांस्टेंट है, तो इनको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। व्हाट इज आर नॉट? 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इसको भी आप यूज कर सकते हो, पर डिपेंडेंसी से काम हो जाता है क्योंकि आपको कंपैरिजन में काम आएगा। अब ये था आपका स्पीड जिसमें R लिखा हुआ है। R आपने फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। इसको यहाँ रख दोगे तो v आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे R की वैल्यू मैंने रख दिया, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है v, स्पीड इन द nth ऑर्बिट। अब इसकी डिपेंडेंसी कैसी है देखो ध्यान से, v इज प्रोपोर्शनल टू, ये सारे टर्म कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे z बाई n, है ना, z बाई n के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो देखो ये है तो दोनों चार्ज ही, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या पढ़ा था, K दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/R, है ना, 4πε0 K Q1 Q2/R। Q1 अगर आपने Z ही लिया, Q2 माइनस E होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए क्या बन गया माइनस K ZE स्क्वायर, E 2 बार हो गए, बाई 4πε0 R, ठीक है। अब R की वैल्यू यहां से रख दोगे, ये वाला इसको यहां रखोगे, तो रखने के बाद क्या आता है U इक्वल्स टू दिस। तो U की डिपेंडेंसी किस तरह से हुई देखो ध्यान से, Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, V यहां से डाल दोगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। काइनेटिक एनर्जी mz स्क्वायर e के पावर में 4 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर, तो सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी डिपेंडेंसी किस तरह से आ रही है देख लो, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टोटल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का सम, तो इसको जोड़ के देखो, तो जब इसको जोड़ोगे तो देखो ये दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में इसका 4 है, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो कहने का मतलब ये इसका हाफ है। तो दोनों को जोड़ोगे तो ये नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा माइनस में, तो माइनस में आ गया देखो ये, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू दिस, तो इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हैं, तो वो एक नंबर बनता है -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन ये किस में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो 13.6 बन जाएगा ये सारा नंबर, ठीक है। मतलब अगर इसको SI यूनिट में रख दो, ये सारे SI यूनिट में है, तो उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10⁻19 उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा इससे और भी बातें कंक्लूजन में आ रही है कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देख रहे हो, इसका एग्जैक्टली हाफ है, ठीक है। तो कभी कभी अगर आप कोई एक चीज निकाल ली तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो, ठीक। तो सारे रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसी समझ लेना कैसे हो रहा है, और इसका डेरिवेशन देख लो कैसे किया जा रहा है। सिर्फ ये वाला टर्म हाइपोथेटिकली चेंज कर करके वो कुछ और भी दे सकते हैं, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी वो दे दें और वो बोलेंगे कि बताओ nth ऑर्बिट कैसे निकालोगे, स्पीड कैसे निकालोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इन दैट केस आपको बस फोर्स को रिप्लेस करना है, क्लियर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालते हैं पढ़ रखे हो अपने वर्क एनर्जी पावर में, है ना। ये क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट किया जाता है ना, F इक्वल्स टू -du/dr, याद आ रहा है। तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद आपको सेकेंड इक्वेशन ये यूज़ करना होता है,
फिर फाइंड कर लो, ठीक है। चलिए फिर इसको लिखिए। चलिए एनर्जी लेवल इन बोर मॉडल देखते हैं। ऐसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है केमिस्ट्री में। मैं इसको क्विकली जल्दी से बता देता हूँ क्या हो रहा है कि हमने देख लिया कि फाइनल एनर्जी ये होता है ना, ऐसा होता है। तो मैं एन की वैल्यू चेंज कर करके देख रहा हूँ कि हर लेवल में कितनी एनर्जीज है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं देख लेता हूँ, फिर जेड की वैल्यू उसी तरह से चेंज होती रहेगी। तो देखो ग्राउंड स्टेट को n = 1 बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट को क्या बोलेंगे, n = 1। तो जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2 होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 से डिवाइड करने पे ये आंसर आएगा। अगेन विथ n = 3 यू विल गेट -1.51 और इसी तरह से होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लेवल बना रखे हैं, ये लेवल है, ठीक है। अब बोर ने बोला कि अगर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक अगर डी एक्साइटेशन होगा तो फोटॉन्स निकलेगी। क्या होगा, फोटॉन्स निकलेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हायर, तो इतने के एनर्जी का डिफरेंस जो है, उतनी ही एनर्जी का डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी होगी। तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू -13.6 है, ये 3.4 है, तो डिफरेंस आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी लेवल की अगर डिफरेंस होगी तो यहाँ से जो फोटॉन्स निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो उस फोटोन का, या वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो वेवलेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, hc/λ करना पड़ेगा, डेल्टा ई, ठीक है ना। तो h और c इसे डिवाइड कर दोगे तो 1/λ का वैल्यू निकल आएगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ सॉल्व किया है, देखिए कैसे। मान लीजिए कोई भी एक इनिशियल स्टेट पर था और फाइनल स्टेट पे वो गया, ठीक है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। तो इनका जो डिफरेंस है ये एमिशन स्पेक्ट्रम देगा, है ना। एब्जॉर्प्शन के लिए उल्टा होगा क्योंकि ये इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है आपको। सपोज यहाँ से ऊपर पहुँचाना है, ठीक है ना, ऊपर, तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी वो एक्साइटेशन होगी। तो एक्साइटेशन करने के लिए एनर्जी देना होगा। डी एक्साइटेशन दैट इज एनर्जी बाहर निकलेगी अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में फोटॉन्स का या इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन कब होगी, तभी होगी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंपिंग होगी, तभी ट्रांजिशन होगा, तभी एनर्जी का लिबरेशन या एब्जॉर्प्शन होगा, सही है। तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब भी चेंजेस होते हैं तभी फोटॉन्स आपको एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, -13.6 Z² बाय इनिशियल एनर्जी लेवल, ये फाइनल एनर्जी लेवल। तो ये प्लस हो जाएगा, 13.6 को मैंने कॉमन ले लिया Z² के साथ। अब सुनो, यहाँ hc/λ से hc को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ना, ये कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है, जिसको बोलेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट। r को क्या बोलेंगे, रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया, तो Z² 1/final² - 1/initial², ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इससे वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कुछ निकल के आ रहा है। इस यहाँ से यहाँ आएगा तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कोई और वेवलेंथ निकल के आएगा, फिर ऐसे लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो n = इन्फिनिटी मेरा रेफरेंस है, ठीक है ना। ये जो रेफरेंस है वो n = इन्फिनिटी है, तभी ये आंसर आपका आता है -13.6 Z²/n²। क्यों, क्योंकि याद करो मैंने जो डेरिवेशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था K/Q1Q2/R, ये लिखा था, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था कि ये तभी होता है जब इन्फिनिटी से चार्ज को ला के यहाँ लाते हैं, दैट इज रेफरेंस कहाँ मानते हो, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना गया है, तभी ये सारे रिजल्ट्स ट्रू हैं। बट ट्रू है मतलब नंबर ये आएगा, ये नंबर अगर आपको याद रखना है तो उसमें एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि जो रेफरेंस है वो कहाँ है, इन्फिनिटी है। अगर रेफरेंस आप यहाँ ले लो या यहाँ ले लो या यहाँ ले लो तो उसके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उस पर मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपका। तो ये हो गई वेवलेंथ की कहानी और एनर्जी लेवल की बात, ठीक है। लिखिए, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर ये 3 लेवल दे दिया गया है n = 1, n = 2 और n = 3,
ठीक है। तो इसमें ऐसी जानकारी कि जब 3 से 2 जाता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग λ1 वेवलेंथ मिलता है, जब 2 से 1 होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग λ2 मिलता है, और डायरेक्टली जब यहाँ से यहाँ आता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग λ3 मिलती है वेवलेंथ। ओके, तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, ये बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे वेवलेंथ क्वांटाइज नहीं होते, एनर्जी क्वांटाइज होती है। तो आपको एनर्जी रिलेट करना है, तो यहाँ से यहाँ का एनर्जी प्लस यहाँ से यहाँ का एनर्जी इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ का एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा E3 इक्वल्स टू डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E1, ऐसे करना है, सही है। तो डेल्टा E3 क्या लिखोगे, hc बाय λ3, डेल्टा E2 क्या लिखोगे, hc बाई λ2 प्लस hc बाई λ1, सही है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी प्लस इससे कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्वल्स टू इससे टोटल एनर्जी। एनर्जी क्वांटाइज, एनर्जी को जोड़ के उसके इक्वल कर सकते हो पर वेवलेंथ को नहीं। तो ऊपर वाले कैंसिल हो गए, तो क्या होगा 1 बाई λ3 इक्वल्स टू 1 बाई λ2 प्लस 1 बाई λ1, ऐसे, ठीक है ना, ये एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस लेवल से कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन 2 कि अगर रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी ना लेकर ग्राउंड को ले लिया जाए तो बताओ E, K और U, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, n इक्वल्स टू 2 पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ रेफरेंस लेवल इज शिफ्टेड टू ground state, then find U, K and E for n equals to 2 of हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, फॉर ग्राउंड स्टेट what is the total energy if reference is infinity रेफरेंस है तो ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट में होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो कितना हो गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसी का पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब सुनो, इसको अगर रेफरेंस चूज किया जाए, इफ ग्राउंड बिकम्स रेफरेंस, तो इसको रेफरेंस डालने पर ये 0 हो जाएगा, तो U बिकम्स 0। तो U 0 कब होगा, जब ये माइनस जितना है उतना प्लस कर दिया जाए, है ना। तो बाय एडिंग प्लस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी होगा ये 0। तो n इक्वल्स टू 2 का जो एनर्जी था उसमें भी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो फॉर ग्राउंड स्टेट इफ रेफरेंस इज इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं फॉर n इक्वल्स टू 2 इफ रेफरेंस इज इन्फिनिटी, तो E2 क्या होगा, E2 तो इसको 4 से डिवाइड करने पे क्या आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब याद करके रखना है आपको, अदरवाइज बार बार डिराइव करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, इसको 4 से डिवाइड किए n इक्वल्स टू 2 पे, है ना। तो टोटल एनर्जी इसकी आ गई -3.4, ठीक। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो
कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। E2 कितना है? -3.4। कब? जब रेफरेंस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अब रेफरेंस कहाँ लिया आपने? ग्राउंड। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस, इसका डबल। तो इसका डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? 6.8 है ना, -6.8। अब अगर रेफरेंस चेंज करें और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? +3.4 है ना। ये कब है? जब इन्फिनिटी रेफरेंस है। नाउ when reference is ground, reference is ground, reference is ground। तो जब ग्राउंड को रेफरेंस मान लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। कैसे हुआ? जब आप पोटेंशियल एनर्जी में क्या जोड़े? 27.2। तो आप इसमें 27.2 जोड़ दो तो n = 2 का आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -6.8 पहले था, +27.2 कर दो, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4, ठीक है, और 6 0 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव। ये हो गई नई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी चेंज हो गई, वही रहा। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? दोनों का सम, ठीक है। तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखो तो क्या क्या किया मैंने, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अगर रेफरेंस को शिफ्ट कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो टोटल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया था। तो पहले ग्राउंड स्टेट में, देखो ग्राउंड स्टेट को रेफरेंस माना गया था, तो ग्राउंड स्टेट में रेफरेंस इन्फिनिटी मानकर पहले मैंने तीनों वैल्यू निकाल लिया। तो पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल ऑफ टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो 27.2 आया, तो मुझे यही चाहिए था। तो 27.2 को 0 करना होगा, क्योंकि जहाँ रेफरेंस लेते हो वो 0 हो जाता है। तो ये 0 कैसे होगा? जब आप 27.2 जोड़ोगे तो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मेरे 27.2 का शिफ्टिंग आ जाएगा। तो पहले कितना था n = 2 पर? तो टोटल एनर्जी इतना था, तो पोटेंशियल एनर्जी इतना था, काइनेटिक एनर्जी इतना। इसका नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। आ रहा समझ? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी शिफ्टिंग कर रहा था, तो इसमें मैंने जोड़ दिया +27.2। तो पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्टिंग कर रहा हूँ मैं, बार बार याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा का ऐसा ही रहा, तो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पहले कितना आया था? मैंने नहीं निकाला क्या? हाँ निकाला, नहीं निकाला, n = 2 पे, हाँ निकाला है, -3.4। इसमें अगर 27 जोड़ देते तो डायरेक्ट आ जाता आंसर। तो इसमें आप कर सकते हो 27.2, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से शुरू करना,
हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वगैरह से मत करना, वो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा रेफरेंस चेंज करने पे, ठीक है। तो ये हो गई बात शिफ्टिंग और उसके बारे में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कोलिजन के कारण भी एक्साइटेशन हो सकता है और कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन के कैसे क्वेश्चंस होंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो कोलिजन होने से आप यहाँ पे मैकेनिक्स का सारे कंसेप्ट लगा सकते हैं, मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है, और इन इलास्टिक, इलास्टिक, ओब्लिक कोलिजन, टू डायमेंशन, सब कुछ यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, सिर्फ एक्साइटेशन की जो एनर्जी का जो गैप है ना, जो आपको गैप चाहिए एक लेवल से दूसरे लेवल में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मैकेनिक्स से लगाकर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं मैकेनिक्स से इन्वॉल्व वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर रेफरेंस लेवल चेंज करते हैं तो रेफरेंस लेवल चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड नहीं करता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि एक्साइटेशन कराने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, वो है कोलिजन। कोलिजन करा के भी एक्साइटेशन किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे। सपोज ये एक एटम है, ये एक एटम है और इसमें एक न्यूट्रॉन या कोई भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल को वेरी हाई स्पीड में इसको इसके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे जब ये कोलाइड करेगा तो कोलिजन इन इलास्टिक नेचर की होगी, इन इलास्टिक नेचर की कोलिजन ही होगी यहाँ पर। और इन इलास्टिक नेचर की कोलिजन होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट and this energy of this is lost and this energy is used up in excitation, ठीक है। kinetic energy lost which is used in excitation, ठीक है, एक्साइटेशन में यूज हो जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें यहाँ होंगी। सबसे पहला चीज कि ये आप पार्टिकल नेचर का उसको ट्रीट करेंगे, इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर ये पार्टिकल है तो मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल में सारे कंजर्वेशन लॉज वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, ये वैलिड। नंबर 2 एनर्जी कंजर्वेशन, ये दो कंजर्वेशन लॉज यहाँ पर आप लगाओगे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि ऑल टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन आर वैलिड ओवर हियर, ठीक है। इसको पार्टिकल नेचर का ट्रीट किया जाता है और सारे कंजर्वेशन लॉज वैलिड हैं। तो इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में है और इसमें एक न्यूट्रॉन को इसके तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है वेरी हाई स्पीड से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए सो दैट हाइड्रोजन जस्ट नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, ये क्वेश्चन है। फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सच दैट हाइड्रोजन is excited to first excited state, first excited state, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं कि एक्साइटेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या होगी 2 और ग्राउंड में n की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहां से यहां पर एनर्जी का गैप कितना था, देख लो वैल्यूज। इसका गैप आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें ये मिस्टेकनली आप इस पॉइंट को मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है आपसे किस बारे में
कि शायद ये जो एनर्जी है उतनी ही इस न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री है और ये भी फ्री है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनके मोमेंटम कंजर्वेशन में भी यूज हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा आपको। इसीलिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 10.2, नो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा और एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, फिर इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो फिर ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करना है। देखो, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको सेम ले सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, ये ले सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों का मास सेम होता है। तो सेम है तो क्या क्या लगा सकते हैं? सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व होगा, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? mv0। फाइनल मोमेंटम क्या है? mv1 mv2। अब यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो रिलेशन क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी क्या है? हाफ mv0²। फाइनल एनर्जी क्या है? हाफ mv1², हाफ mv2²। अब देखो, ध्यान रखो कि जब ये मूव कर रहे हैं ना कोलिजन के बाद, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो आपने लिख लिया, पर साथ ही साथ क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस भी होगा एनर्जी में। और यही एनर्जी कहाँ यूज हो जाएगा? ये एनर्जी यूज हो जाएगा एक्साइटेशन में, है ना। तो एक्साइटेशन के लिए ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन कराना है, इसीलिए ये एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो उसी में यूज हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ से यूज करके एक रिलेशन कंक्लूड करते हैं, हाफ m कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे 2/m आ जाएगा, है ना। तो v0² इक्वल्स टू v1² प्लस v2² प्लस 2 डेल्टा E/m। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो v0 क्या है? v1 प्लस v2। तो अगर v1 प्लस v2 को यहाँ रख दो तो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² प्लस b² तो है ही, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हो? 2ab इक्वल्स टू 2 डेल्टा E/m। ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक रिलेशन। अब एक नोट करके लिखो एक मैथमेटिकल कोरोलरी में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। ये आपने पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो v1 प्लस v2 की जगह v0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे v0 आ गया, v0 का स्क्वायर माइनस 4v1 v2। ऑलराइट, अब देखते जाओ, क्योंकि इधर का साइड होल स्क्वायर है तो ये पूरा पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो कि ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? दिस इंप्लाइज v0² माइनस 4v1 v2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो v0² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4v1 v2। अब v1 v2 की वैल्यू क्या है? डेल्टा E/m। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? 4 डेल्टा E/m, है ना। v1 इंटू v2, यहाँ से 2 कैंसिल कर लो, है ना। तो डेल्टा E/m आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम। और क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ना कि वेलोसिटी। तो इसके जगह क्या लिख सकते हो? हाफ m मल्टीप्लाई कर दो, हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मिनिमम है, अगर मिनिमम तो ये इक्वल हो जाएगा, सही है। अब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? 2 डेल्टा E, ये आ गया। तो यही चीज़ तो काइनेटिक एनर्जी है।
तो यहाँ क्या लिखोगे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो इतनी चाहिए। अब डेल्टा ई क्या था, डेल्टा ई N1 से N2 जाने का जो एनर्जी है वो है ना, तो वो कितना है 10.2। तो देखो 10.2 नहीं चाहिए, 10.2 से डबल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू एक्साइट हाइड्रोजन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट, और वो न्यूट्रॉन के कोलिजन के कारण। तो कोलिजन से भी आप एक्साइटेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, जिसमें इतने लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कॉपी करो। मेथड टू पता करने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास के थोड़े कंसेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होना है तो वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होता है ना। या फिर ऐसे समझ लो कि दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में कोलिजन हो रही है, और कोलिजन से मुझे मैक्सिमम एनर्जी निकालना है, तभी तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए होगा। जब आप मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लाओगे तो मैक्सिमम लॉस होगा, तभी तो एक्साइट हो पाएगा। तो अगर दो बॉडी कोलाइड करते हैं और कोलिजन इनइलास्टिक है, तो मैक्सिमम लॉस तभी होगा जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, ठीक है। तो सेंटर मास फ्रेम से उसको करने से काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये शॉर्टकट इसको आप याद रख लेना, ये होगा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास इक्वल्स टू m1 m2 m1 प्लस m2, ये इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट यूज करना है। तो देखो सिंपल एक लाइन में आंसर हो जाएगा। कैसे, मैक्सिमम लॉस, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस जो होगा वही एक्साइटेशन में यूज हो जाएगा, है ना। जो लॉस होगा वो यूज हो जाएगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो। तो जो मैक्सिमम लॉस होगी ना काइनेटिक एनर्जी, वो एक्साइटेशन में यूज हो जाएगी, ठीक है। और आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि कम से कम कितनी एनर्जी हो कि वो एक्साइट हो जाए। तो देखो मैक्सिमम लॉस कैसे लिखेंगे, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो यहाँ क्या लिखोगे, हाफ, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो m1 और m2 सेम है, वी रिलेटिव। तो इनिशियली दूसरा तो रेस्ट पर ही था, तो वी नॉट हुआ, इक्वल्स टू डेल्टा ई। अब देखो इससे क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 और एक mm कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू m/2 इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा ई। अब एक 2 को उधर भेज दो, तो हाफ mv स्क्वायर ही तो है काइनेटिक एनर्जी, है ना। डायरेक्ट लिख दो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज 2 डेल्टा ई, ये डायरेक्ट आ गया। देखो तो ये भी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। ये कोलिजन के कंसेप्ट से मैंने किया कि मैक्सिमम लॉस तब होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगी और सारी की सारी एनर्जी उसकी एक्साइटेशन में यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है मेथड। अब सुनो, इसमें हमने कंक्लूजन जो निकालना है वो सीखो। जब भी एक्साइटेशन की बात होगी, कोलिजन की बात होगी, तो आपको एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये दोनों कंसेप्ट वैलिड होते हैं, ठीक है। कॉपी चलिए फिर अब कुछ सिचुएशन ऐसा लेते हैं जो हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मान लेते हैं ऐसे सिस्टम है, उसके बाद एक वर्ड लिखा रहेगा कि बोर मॉडल इज वैलिड। तो बताओ रेडियस क्या होगा, स्पीड क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल से लेकर कि मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी -k ln r है, ठीक है, एंड बोर
मॉडल इज वैलिड। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है आर क्या है, वी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, ये फाइंड करना है। तो देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कभी भी ऐसी सिचुएशन गिवन होगी तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालें, फोर्स आपको पता है कि वो होता है F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एल एन आर का डिफरेंशिएशन 1/r हो गया, दिस इज F। ठीक है, अब इसी के कारण क्या मिलेगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो k बाई आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर कैंसिल, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, k बाई आर। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ से मुझे और क्या क्या निकालना है, हाँ, अब मुझे आर निकालना है, तो उसके लिए मुझे बोर का वो रिलेशन लिखना पड़ेगा जो NH/2π होता है। ये एक सिचुएशन, ये एक सिचुएशन हमेशा वैलिड होगी जब भी बोर मॉडल लिखा रहेगा। ठीक है, तो एम वी आर इक्वल्स टू NH/2π, यहाँ से v की वैल्यू रख दो, तो m इंटू रूट अंडर k बाई m, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, NH/2π, तो ये कैंसिल हो गए, तो इसको आप काटोगे तो इधर रूट आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से r क्या लिखोगे, r इक्वल्स टू NH, r इक्वल्स टू NH/2π बाई रूट mk। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को नीचे भेज दिया मैंने, तो r ऑफ nth ऑर्बिट इज दिस। ठीक है, ये v हो गया जो कि n पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m k बाई m, तो ये कैंसिल हो गया, तो k बाई 2। ठीक है, अब क्या बचा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, माइनस k ln r प्लस k बाई 2 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, ये हो गया। ठीक है, तो कॉपी कर लो। अब आगे एक मैं कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किए वो देखा कि न्यूक्लियस जो है वो फिक्स होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाए जो दोनों ही पार्टिकल घूम रहे हैं, है ना, मान लो ये m1 है और ये m2 है, इनमें कोलम्बिक फोर्स ही लग रहा है, ये ZE है और ये E है, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, और ये फिक्स नहीं है, दोनों मूव कर सकते हैं, ऐसा गिवन है, मतलब फ्री है। जैसे दो स्टार सिस्टम होता है, बाइनरी स्टार, दोनों घूम रहे होते हैं, है ना, उसी तरह से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है कि दो एटम्स है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है, आगे आपको पता चलता है क्या उसको बोलते हैं, म्यू मेसॉन वगैरह बोलते हैं। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है और वो दोनों फ्री हैं और वो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तब बताना है आपको कि उसकी एनर्जी क्या होगी, रेडियस क्या होगा, स्पीड क्या होगा। अगर ये सब पूछा जाए तो कैसे करेंगे उसको। तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना होता है कि सेंटर ऑफ मास इनका चेंज नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r1 ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस
R2 ले लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा, तो फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट यू कैन से m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 एंड r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r। तो इनको सॉल्व करोगे या सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से आपको पता होगा r1 को क्या लिख सकते हैं, है ना, इनको रिप्लेस कर दो मास के टर्म्स में, तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r, और r2 इक्वल्स टू m1 बाई, ये सब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट से मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रिवॉल्व करना शुरू करेंगे, ये ऐसे घूम रहे होंगे ऐसे, इनको बाइनरी स्टार सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम जैसा ही है, ठीक है। तो अब मैं किसी एक के लिए लिख रहा हूँ, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा और बोर मॉडल वैलिड है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो इसके लिए लिख लेते हैं। तो क्या लग रहा है 1/4πε0 ZE²/r², ये क्या हो गया फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू mv², है ना। अब इसमें ओमेगा के टर्म में लिख लेते हैं, ओमेगा m²r, r क्या है r1, और r1 यहां से लिखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r, ठीक है, इंटू ω²r, ये आ जाएगा, सही है। इधर आ गया वो सेम टू सेम, ऐसे ही लिख लो। चलो इसको v के टर्म्स में लिखना है ताकि रिलेट कर सको, तो चलो v के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो v1² बाई r, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा v² बाई r। अब इन दोनों को जब रिलेट करोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन था, सिर्फ m की जगह क्या आ गया, रिड्यूस मास, तो इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको रिड्यूस मास। तो यू कैन रिप्लेस ऑल द फॉर्मूला विद रिड्यूस मास। अब इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH/2π, यही होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को सीधा सीधा लिख सकते हो I ओमेगा इक्वल्स टू NH/2π, ठीक है। अब I क्या होगा, इस सिस्टम का I क्या होगा, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो इसको लिख सकते हैं μr² इंटू ओमेगा इक्वल्स टू NH/2π। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां m था वहां वहां रिड्यूस मास आ जाएगा, सिंपल ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब एनर्जी कैसे लिखोगे फिर, अब ये सिस्टम क्या है, ओमेगा से घूम रहा है ये पूरा सिस्टम, है ना, इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ये लिख सकते हो आप ओमेगा से, तो सिंपल लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ½ I ω², वेयर I इक्वल्स टू μr², और म्यू क्या है m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r², ठीक है। तो ये मैं कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको कि कभी भी दो पार्टिकल हो जो फ्री हो मूव करने के लिए, तो आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा वहां पे। तो न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस को आप ऑलमोस्ट स्टेशनरी मान सकते हैं जब वो घूम रहा होगा चारों तरफ, तो न्यूक्लियस फिक्स रहेगा। लेकिन अगर ये भी घूमने लग जाए, ऐसे घूमने लग जाए, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट लगाना होगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैंने कहा था कि mvr इक्वल्स टू NH/2π, ये बोर ने प्रूव नहीं कर पाया था, उसने बोला कि ऐसा होगा, पर क्यों होगा कैसे होगा इसका प्रूफ नहीं था उसके पास। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रूफ किसने वेरीफाई किया, को भी बताता हूँ, ओके। तो डी ब्रोगली की भी हाइपोथेसिस आ गई थी, और डी ब्रोगली ने कहा था कि मैटर वेव होता है, अगर एक पार्टिकल में मोमेंटम है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा, और अगर वेव है, मैटर वेव है, तो वो पार्टिकल में अगर इस कंसेप्ट को एटम में लगाया जाए, देखो इलेक्ट्रॉन
ऐसे चारों तरफ घूम रहा है इस न्यूक्लियस के। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो अगर वेव बनेगा तो मैटर वेव बनेगा, और मैटर वेव अगर बन रहा है तो वो स्टेशनरी वेव ही बन सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर अगर वो पहुंचता है और इंटरफेरेंस इस तरह से होगी तो वो स्टैंडिंग वेव ही क्रिएट करेगा। ये आप साउंड वेव के कंसेप्ट में सीखे होंगे कि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर आप ऑसिलेट कराएं तो यहाँ पे जो वेव बनेगा वो वेव इस रस्सी के लेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। तो यहाँ से कंसेप्ट हमने क्या सीखा है कि जितने भी वेव्स बनेंगे एन लैम्डा, वो जब लौट कर आएगा टोटल कितनी लेंथ बनेगी 2l। तो ये स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट को टी ब्रोगली ने लगाया। अब देखो उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो वेव बनेगा ऐसे, ऐसे जो वेव बनेगा वो स्टैंडिंग वेव बनेगा। और अगर स्टैंडिंग वेव बनेगा तो फॉर स्टैंडिंग वेव टू फॉर्म एन लैम्डा हैज टू बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ दिस। इसका लेंथ क्या है, सर्कमफरेंस 2 पाई r, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या लिख सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p, है ना। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यही था। और इस p को क्या लिख सकते हैं, mv। तो लैम्डा को रिप्लेस करो तो n इंटू एच बाई एम वी इक्वल्स टू 2 पाई r। तो देखो इसको उधर ले जाओ और 2 पाई को नीचे ले आओ तो क्या लिख सकते हैं, एन एच बाई 2 पाई इक्वल्स टू एम वी आर। तो यही तो था, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। तो उसने इस पॉइंट को वेरीफाई कर दिया कि ये हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। देखो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। अब इस ड्रॉबैक को हटाने की जो जरूरत है, इस मॉडल को रिप्लेस करने की जरूरत है। तो इस मॉडल को रिप्लेस क्वांटम मॉडल से रिप्लेस किया जाता है, क्वांटम थ्योरी मॉडल। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैं बस आइडिया देकर इसको कंक्लूड कर रहा हूँ थ्योरी को। फिर इसके बाद नया मॉडल क्या आया, क्वांटम मॉडल आया। अब क्वांटम मॉडल क्या है, श्रोडिंजर ने इसके इक्वेशन को सॉल्व किया और फाइनली उसने जो ऑपरेटर से सॉल्व किया वो ऑपरेटर उसने साई के नाम से डिनोट किया, साई। और साई का मतलब क्या है, दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ। हाँ, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वेव नेचर भी होगी और पार्टिकल नेचर भी होगी। तो अगर वो वेव के तरह है तो वो उसकी एम्पलीट्यूड है, साई इज एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ कंसेप्ट आ गया ना प्रोबेबिलिटी का, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट मॉडर्न में होता है। तो उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन साई स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जब वो डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इसका मतलब अभी तक हम रेडियस की बात कर रहे थे, ऑर्बिट की बात कर रहे थे, ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, लेकिन अब जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उस पॉइंट को बोलेंगे सब शेल, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी एक और ऑर्बिट आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया मॉडल था और ये बारीकी में सारी बातें दे रहा था। तो इसी मॉडल को हम फॉलो करते हैं और यही हमारा मॉडर्न मॉडल है, ठीक है।
तो दिस लेड टू कंसेप्ट ऑफ सबशेल, SPDF वगैरह आपको पता होगा, तो वो इसी कंसेप्ट से निकल के आता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की बात होती है क्वांटम मॉडल पे। तो ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके कंसेप्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं मिसलेनियस जो आए हुए हैं और देखते हैं कि कैसे कंसेप्ट को रिलेट करना है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाली, देखो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है इस तरह से, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। आपको बोर मॉडल एप्लीकेबल है ये गिवन है, और बताना है रेडियस nth ऑर्बिट का क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, किस तरह डिपेंड करेगा, बस डिपेंडेंसी बताना है। ठीक है, चलो तो कैसे ट्राई करेंगे इसको। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो E इंटू वी नॉट एल एन आर बाई आर नॉट। पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब बताओ क्या करना है? फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन करके। गुड, तो F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। डिफरेंशिएशन करो, ई वी नॉट कॉन्स्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आर बाई आर नॉट इंटू 1 बाई आर नॉट, है ना, यही होगा 1 बाई आर। ये आर नॉट ऊपर, आर नीचे, ऐसे, है ना। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होगा, आर नॉट बाई आर हो जाएगा। और फिर अंदर जाओगे तो 1 बाई आर नॉट का भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन होकर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए। तो इसका क्या आंसर आ गया? माइनस है तो यहाँ पे मॉड ले लिया मैंने, मैग्नीट्यूड ले लिया बस, तो ई वी नॉट बाई आर। ठीक है, ये हो गया फोर्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? दिस गिव्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ आर और आर कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ई वी नॉट बाई एम, एंड वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई वी नॉट बाई एम, ऐसे। ठीक है, लेकिन मुझे आर चाहिए। अब आर को कैसे रिलेट करें? अब बोर मॉडल लगाएंगे, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यहाँ पे v को रिप्लेस कर दो, तो m इंटू ई वी नॉट बाई एम का अंडर रूट इंटू आर एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, अब देखो आपको r और n के बीच में रिलेशन चाहिए, तो देखो ध्यान से इधर, ये टर्म तो कांस्टेंट ही है सारे के सारे, ये टर्म भी कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हैं? r इज प्रोपोर्शनल टू n, nth। तो इसमें अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n आ गया। ठीक है, क्योंकि ये v तो डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी पे, ऑप्शन में नहीं था ये, वैसे मिस्टेक से लिखा हुआ, तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। मतलब अगर हीलियम एटम न्यूट्रल है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 24.6। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रल, न्यूट्रल लिखा हुआ है, फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम विल बी। ठीक है, तो एक को निकालने में इतना है, दोनों निकल जाए, टोटल उसको दोनों तरीके से निकाल कर रिमूव करना है ना, हीलियम है, तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए होगी? तो देखो एक एनर्जी तो ये रहा 24.6, और एक एनर्जी कहाँ से निकालेंगे? तो देखो अगर nth ऑर्बिट की एनर्जी याद करो तो उसको मैंने क्या लिखवाया था? z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसे लिखवाया था। अब एनर्जी -13.6 हीलियम है, हीलियम, तो हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, और किस
ऑर्बिट में होता है हीलियम एक, पहले ही ऑर्बिट में होता है, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये माइनस है, ये इसकी एनर्जी है, किसकी, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, ठीक है। अगर इसको आपको निकाल के बाहर ले जाना है दोनों को, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 24.6 एक निकालने के लिए यूज हुआ था, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस 24.6, तो इसको जोड़ दो, तो टोटल एनर्जी 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, z की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करना पड़े, z स्क्वायर की वैल्यू 4 क्योंकि z की वैल्यू 2 है, हीलियम है, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है, एक रेडियस ऑर्बिट का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, ना कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, और वो क्या दिया हुआ है 4.5 R0, ये दिया हुआ है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम इज 3h/2π, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। तो आपको क्या पता करना है कि जब एक पर्टिकुलर स्टेट में वो है एंगुलर मोमेंटम, अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो वहां से जब वो डी एक्साइट होगा तो पॉसिबल वेवलेंथ क्या होगी, जब वो एटम डी एक्साइट होगा मतलब वो लोअर लेवल में पहुंचेगा, तब वेवलेंथ क्या क्या निकल के आएगी, किसके टर्म में आंसर देना है, रीडबर्ग और प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाओ। सबसे पहले हाइड्रोजन लाइक एटम लिखा है ना कि हाइड्रोजन, तो आपको पहले Z पता करना होगा। अब Z पता करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेडियस गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेडियस कैसे लिखते हैं, R = R0 n²/z, है ना, R = R0 n²/z। और एंगुलर मोमेंटम क्या गिवन है, 3h/2π। तो इस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, nh/2π, एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है ना, ये गिवन है, तो n की वैल्यू 3 गिवन था, ठीक है। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R = R0 n²/z। R nth ऑर्बिट में क्या दिया हुआ है 4.5 R0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ रख दिया। अब n की वैल्यू यहाँ से रख दो 3, तो R0 कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ गई 2, है ना, ये 9 है, 9 को डिवाइड करोगे 4.5 से तो 2 आ गया, तो z की वैल्यू 2 है, मतलब ये हीलियम एटम के लिए है सारा इंफॉर्मेशन। अब देखते जाओ n कहाँ है, 3 पे, तो 3 पर फाइनल है ना, मतलब इनिशियल है 3 पर अभी इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस किस तरह से एक्साइट हो सकता है, ये 3 से 2 आ सकता है तो वो डी एक्साइट होगा, सॉरी डी एक्साइट, तो 3 से 2 जाएगा तो डी एक्साइटेशन हो सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, रीडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको ये लिखवाया था, 1/λ = RZ², RZ² 1 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 से 2 पहुंच रहा है, 3 से 2 पहुंच रहा है, तो 3 से 2 पहुंचने के लिए जो फाइनल है वो क्या हो जाएगा 2, इनिशियल क्या है 3, इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9/5R, ठीक है, 9/5R, ओके। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 से 1 पहुंच रहा हो, है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगा, तो इनिशियल है 2 और फाइनल है 1, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ मिल गई, ठीक है। और तीसरा पॉसिबिलिटी डायरेक्ट यहां से यहां आ जाए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनिशियल 3 और फाइनल 1, इस फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रखते जाओ तो आपको
वेवलेंथ निकल के आता है। तो देखते जाओ कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं। 9/5, 9/5, 9/32, 9/32 और 1/3 ऑप्शन में नहीं गिवन है तो वो भी हो जाता। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे। आपको बस दो कंडीशन ध्यान रखना है, एक एंगुलर मोमेंटम और फोर्स। उसके बाद आप nth ऑर्बिट की रेडियस निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी और पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कोलिजन भी देखा, कोलिजन से एक्साइटेशन देखा, जिसमें कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन भी होते हैं। ठीक है, अब इसके लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जो न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी प्रैक्टिस, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।